बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हमारा NMD-CAT फिज़िक्स का चौथा 5वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे न्यूटन लॉस के बारे में और इसके साथ साथ हम मोमेंटम को भी डिस्कस करेंगे और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और साथ साथ इम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी MCQs हैं वो भी हम सॉल्व करके देंगे। तो चलते हैं सबसे पहले न्यूटन लॉस की तरफ कि न्यूटन लॉस से कैसे MCQs आ सकते हैं। न्यूटन लॉस, प्यारे बच्चों, न्यूटन लॉस क्लासिकल मैकेनिक्स में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। ठीक है जी। इसके 3 लॉज हैं। पहले फर्स्ट लॉ न्यूटन का है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ। न्यूटन अपनी फर्स्ट लॉ में कहता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है या एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो हमेशा या तो रेस्ट में रहेगा या हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इसका ये मतलब है कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है, अगर हमारे पास F0 है, अगर किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लगता तो वहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं होगी, यानी बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी। और यही वजह है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया किसी बॉडी की वो स्टेट होती है, वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन के खिलाफ मुजाहिमत पेश करता है। तो इनर्शिया का जो ताल्लुक है वो मेज से है। मास जितना बड़ा होगा इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा किसी ऑब्जेक्ट का। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो एक MCQs तो इसके स्टेटमेंट से आ सकता है, दूसरा MCQs इससे ये भी आ सकता है कि ये लॉ ऑफ इनर्शिया है, ये लॉ ऑफ इनर्शिया भी है। अच्छा जी। तीसरा MCQs इससे ये भी आ सकता है कि न्यूटन जो फर्स्ट लॉ है ये डिफाइन करता है फोर्स को, ये डिफाइन करता है फोर्स को, मतलब ये क्वालिटेटिव नेचर हमें देता है फोर्स का, क्वालिटेटिव, ये फोर्स का क्वालिटेटिव नेचर हमें देता है न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है न्यूटन सेकेंड लॉ, इसके बाद हमारे पास है न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ में कहता है कि जब किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और इसका न्यूटन का जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो आपको पता होना चाहिए फिजिकल टू m। इससे पहले MCQs ये भी आ सकता है कि जो न्यूटन सेकेंड लॉ है ये इससे हम फोर्स को कैसे डिफाइन मेजर करें। तो ये इट मेजर फोर्स, ये फोर्स को मेजर करता है, इट मेजर फोर्स, ये फोर्स को मेजर करता है। ये MCQs ये आ सकता है। दूसरा MCQs ये आ सकता है कि इससे हम फोर्स का यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो फोर्स का यूनिट क्या है? तो फोर्स का यूनिट हमारे पास मास का है kg, एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम न्यूटन कहते हैं क्योंकि ये न्यूटन ने डिस्कस किया था। तो फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन आ गया। ये SI यूनिट में है। अगर हम फोर्स के CGS यूनिट पे जाए, कभी कभार एग्जामिनर पूछता है CGS यूनिट पे जाए तो फोर्स का CGS यूनिट डायन है और 1 डायन बराबर होता है 10⁻⁻5 न्यूटन। तो बेसिकली न्यूटन सेकेंड लॉ जो है ना ये हमें फोर्स को मेजर करके देता है और न्यूटन जो फर्स्ट लॉ है वो हमें फोर्स को डिफाइन करके देता है। अब हम थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ की तरफ, कि न्यूटन थर्ड लॉ से कैसे MCQs आ सकते हैं NMD-CAT में। तो न्यूटन थर्ड लॉ जो है ना बड़ा सिंपल है। इसमें न्यूटन कहता है अगर आपके पास 2 बॉडी है, बॉडी A बॉडी B, तो बॉडी A जो है ना ये बॉडी B पे फोर्स लगाती है FAB, तो रिस्पांस में रिएक्शन के तौर पे ये बॉडी इस पे फोर्स लगाती है FBA और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल होगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो है ना वो क्या होगी? वो डिफरेंट होगी। ये अगर एक्शन है तो ये रिएक्शन है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन रिएक्शन, हर अमल का एक रद्द अमल होता है, ये न्यूटन थर्ड लॉ में कहता है।
इस लॉ की वजह से जितने भी रॉकेट प्रोपल्शन है वो इस लॉ की वजह से होते हैं। हम ज़मीन पे चलते हैं तो इस लॉ की वजह से जितने भी बोट प्रोपल्शन है वो भी इस लॉ की वजह से पॉसिबल है। अच्छा, इससे एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं न्यूटन थर्ड लॉ से? आपके पास जो पहले एमसीक्यूज है ना वो ये है ना कि ये हमें बताता है ना, ये हमें बताता है कि एक्शन रिएक्शन जो है ना, एक्शन रिएक्शन, ये पहले एमसीक्यूज आ सकता है। एक्शन एंड रिएक्शन जो है, एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट एक्ट ऑन सिंगल बॉडी, एक्ट ऑन सिंगल बॉडी। जो एक्शन रिएक्शन है ये सिंगल बॉडी पे कभी एक्ट नहीं करते। इस लॉ से हमें ये पता चलता है। इसका ये मतलब है कि ये लॉ हमें ये भी बताता है कि जो फोर्सेस है वो पीयर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो सिंगल बॉडी पे एक्शन नहीं कर सकते। यही वजह है कि न्यूटन थर्ड लॉ में ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं, क्योंकि ये पीयर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ है। इसके अलावा कभी कभार एग्जामिनर न्यूटन लॉ से एमसीक्यूज देता है कि लिमिटेशन ऑफ न्यूटन लॉस क्या है। लिमिटेशन ऑफ न्यूटन लॉस, न्यूटन लॉस की लिमिटेशन बताया हमें। तो न्यूटन लॉस की लिमिटेशन में जो फर्स्ट लिमिटेशन है ये हमारे पास स्लो स्पीड के लिए पॉसिबल है। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड स्लो है तब न्यूटन लॉ हम अप्लाई करते हैं, अगर स्पीड ज़्यादा है ऑब्जेक्ट की तब न्यूटन लॉ आप अप्लाई नहीं कर सकते। सेकेंड लिमिटेशन इसकी ये है कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए पॉसिबल है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए पॉसिबल है। नॉन इनर्शियल के लिए ये लॉ पॉसिबल नहीं है। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? जिसमें एक्सेलरेशन आपके पास जीरो होती है उसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक है जी। तो न्यूटन के जो लॉज हैं ये उनकी लिमिटेशंस हैं, ये भी एमसीक्यूज में आ सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जिसका नाम मोमेंटम है, जिससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आने के चांसेस होते हैं पेपर में। तो चलते हैं मोमेंटम की तरफ। मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब है क्वांटिटी ऑफ मोशन। किसी जिस्म में हरकत की मिकदार, किसी जिस्म में हरकत की मिकदार, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। क्वांटिटी ऑफ मोशन, अ क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। किसी भी बॉडी में मोशन की मिकदार क्या है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मोमेंटम कहते हैं। अच्छा जी, अगर इसको मैथमेटिकली फार्मूला आपने इसका इस तरह लिखना है, यहाँ से आप एमसीक्यूज निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मैं पहले एमसीक्यूज निकालूंगा कि मोमेंटम जो है ना ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये पहला एमसीक्यूज हमारा आ गया कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा एमसीक्यूज मैं ये करूँगा कि जो इसकी जो डायरेक्शन है मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो एलॉन्ग वेलोसिटी होगी, एलॉन्ग वेलोसिटी होगी। ठीक है जी। तीसरा एमसीक्यूज इससे ये भी आ सकता है कि ये एक बेस वेक्टर है, एक पोलर वेक्टर है। मोमेंटम एक पोलर वेक्टर है, पोलर, ये एक पोलर वेक्टर है। ठीक है जी। और क्योंकि इसका पॉइंट ऑफ एक्शन मालूम है और जिस फोर्स का, जिस वेक्टर का पॉइंट ऑफ एक्शन मालूम हो उसको हम पोलर वेक्टर कहते हैं। तो मोमेंटम एक पोलर वेक्टर है। ठीक है जी। इससे रिलेट, अच्छा अब हम इसकी यूनिट पे जाते हैं। इसका यूनिट कैसे हम निकाले? मेस का किलोग्राम है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट है। इसको हम न्यूटन इंटू सेकेंड भी कहते हैं, इसको हम न्यूटन इंटू सेकेंड भी कहते हैं। तो अच्छा, इसके अलावा मोमेंटम से जो एमसीक्यूज आएंगे, मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, ये पहला एमसीक्यूज है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम का काइनेटिक के साथ रिलेशन आप लिखे, तो ये हमारे पास एक रिलेशन है जिसमें 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये मोमेंटम का काइनेटिक के साथ रिलेशन है। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई वेलोसिटी। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2m। तो ये रिलेशन है काइनेटिक का मोमेंटम के साथ। तो इस रिलेशन को आप नोट करें कॉपी में। अब इससे रिलेटेड मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा। इस
इन रिलेशन से रिलेटेड मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा जो बड़े ज़रूरी है एनएमडी कैट के लिए। अच्छा, इन रिलेशन को आप नोट करें। तो चलते मैं इन रिलेशन से कुछ एमसीक्यूज करवाता हूं। यहां पे ये रिलेशन नोट करें। पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, पहला एमसीक्यूज है अगर दो बॉडी है, एमसीक्यूज है इफ टू बॉडी, अगर दो बॉडीज है ए वेहिकल मोमेंटम, अगर दो बॉडी है इसका मोमेंटम इक्वल है, अगर दो बॉडी है इसका मोमेंटम क्या है, इक्वल है। या चलो इस तरह लिखे, अगर दो बॉडी इसका इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, फिर मोमेंटम की रेशो क्या होगी, फिर मोमेंटम की रेशो क्या होगी। तो ऐसे केस में आपने ये वाला फार्मूला पुट करना है। तो इस केस में जो मोमेंटम की रेशो होगी वो ये होगी। सो ये फार्मूला अपने पॉकेट में रखें। अगर दो बॉडी है इसकी काइनेटिक एनर्जी सेम है तो फिर मोमेंटम का रेशो आपने इस फार्मूले से लिखना है। अच्छा, अब अगर दो बॉडी है, इस तरह भी एमसीक्यूज आता है, अगर दो बॉडी है इक्वल मोमेंटम, अगर दो बॉडी है इसका इक्वल मोमेंटम है तो फिर काइनेटिक रेशो क्या होगी। तो इस केस में आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है, काइनेटिक 1 डिवाइड बाई काइनेटिक 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी 1 डिवाइड बाई वेलोसिटी 2। तो फिर आपके पास ये वाला फार्मूला होना चाहिए। अब हम इसके कुछ प्रैक्टिकल मैथमेटिकल एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। तो अच्छा जी, अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। ये नोट करें अपने पास। एमसीक्यूज ये है, बड़ा जबरदस्त एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज ये है कि अगर काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज, अगर काइनेटिक एनर्जी को हम इंक्रीज करें बाई 400 टाइम्स, देन मोमेंटम विल बी इंक्रीज। फिर मोमेंटम इंक्रीज क्या होगी, शाबाश। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को 400 टाइम इंक्रीज करें तो फिर मोमेंटम इंक्रीज हम कैसे कैलकुलेट करें, बड़ा ट्रिकी एमसीक्यूज है। और इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास बस यही फार्मूला है जो मैंने पहले आपको बता दिया कि आपने इसको इस फार्मूले से डिराइव करना है। अच्छा, ये फार्मूला अपने पास रखिए। अब हमें क्या कहा गया कि काइनेटिक में इंक्रीज 400 है, तो काइनेटिक में इंक्रीज को मैं के ई प्राइम कहूँगा, और ये कितना है, काइनेटिक इनिशियल का कितना है, 400 टाइम्स है। कितना है, 400 टाइम्स है। काइनेटिक में कितना इंक्रीज है, 400 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, काइनेटिक इंक्रीज पे क्या होगी, काइनेटिक प्लस। अब 400 को आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो इससे आपके पास 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। इस अगर आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये काइनेटिक में इंक्रीज कितना आएगा, फिर आपके पास 5 इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक में इंक्रीज है। अब जब फिर मोमेंटम के फार्मूले में दर्ज करूंगा तो फिर मोमेंटम में इंक्रीज जो आएगा पी प्राइम हो जाएगा, 2m काइनेटिक प्राइम हो जाएगा। अब काइनेटिक प्राइम की कीमत आप लगाए, बेशक कितना है, 5 है, इंटू काइनेटिक ई है। अच्छा जी, अब मोमेंटम, अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 500 रूट को सेपरेट करता हूँ इंटू 2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा जी, ये फिर हमारे पास वही मोमेंटम है। तो मोमेंटम में अब इंक्रीज आपके पास क्या आएगा, 5, ये हमारे पास क्या है, 500 रूट से हमारे पास आता है 2.2 और साथ साथ हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास मोमेंटम है। तो मोमेंटम को मैं इस तरह लिख सकता हूँ जनाब, P प्राइम इज इक्वल टू, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, P प्लस
1.2p लिख सकता हूँ। 2.2 है ना, तो इसको मैं स्प्लिट करता हूँ। 1 यहाँ पे 1 है ना, 1 प्लस 1.2 तो ये 2.2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2.2 हो जाएगा। तो फिर हमारे पास जो मोमेंटम इंक्रीज है वो हमारे पास आ जाएगा। इसको वापस कन्वर्ट करो तो ये 120% आ जाएगा। तो मोमेंटम में जो इंक्रीज है वो 120% आ जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको नोट करें अपने पास। ठीक है जी। तो इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम में और आपके पास यही इसका हल है। इस तरीके से आप इसको लेके जाओ। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की तरफ कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब है कि जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम का बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब इनिशियल मोमेंटम हमेशा फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। ठीक है जी। वो कैसे होता है वो आपसे अब यहाँ इसका ये मतलब है कि मोमेंटम कांस्टेंट है। इसका ये मतलब है कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर है। अब इसकी एग्जांपल आपसे पूछते हैं, रॉकेट प्रोपल्शन इसका एग्जांपल है। बेलून अगर हवा में ऊपर जाता है तो ये भी इसका एग्जांपल है। इसी तरह आपके पास राइफल फायरिंग है, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबे करता है। बुलेट फायर गन या बुलेट गन फायरिंग है। तो इस तरह के एमसीक्यूज आपके पास आते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो ये भी आप ज़रा बुक में जाकर चेक करें। ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये रिलेशन आपके पास होना चाहिए कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, ये फोर्स के बराबर है। ये किसके बराबर है, फोर्स के बराबर है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर है, फोर्स। यहाँ से आप फोर्स का दूसरा यूनिट भी निकाल सकते हैं। मोमेंटम का यूनिट है न्यूटन इंटू सेकेंड डिवाइड बाई टाइम का है सेकेंड। सेकेंड सेकेंड से कैंसिल हो जाएगा तो न्यूटन आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। और ये रिलेशन जो है ना ये इससे आया है। अगर आप एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ पे एफ एक्सटर्नल हमारे पास 0 होता है, एक्स एक्सटर्नल हमारे पास 0 होता है। तो ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ना ये आइसोलेटेड सिस्टम के लिए है। आइसोलेटेड सिस्टम इज अ सिस्टम विच इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंसी। अगर कोई सिस्टम एक्सटर्नल एजेंसी से फ्री है तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे मैं 0 पुट कर दूं तो मेरे पास ये रिलेशन आता है। इसके बाद हमारे पास जो एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम इम्पल्स कहते हैं। तो इम्पल्स से किस तरह एमसीक्यूज आ सकते हैं। इम्पल्स, इम्पल्स, इम्पल्स जो है ना, अगर किसी बॉडी पे अगर कोलिजन के दौरान, फॉर एग्जांपल कोई कोलिजन होती है, बाल बेड के साथ कोलाइड करता है, तो कोलिजन के दौरान अगर शॉर्ट टाइम के लिए ज़्यादा फोर्स लग जाए तो इससे फिनोमेना को हम इम्पल्स कहते हैं। शॉर्ट टाइम के लिए ज़्यादा फोर्स लग जाए तो इसको हम इम्पल्स कहते हैं। शॉर्ट टाइम के लिए ज़्यादा फोर्स लग जाए तो इसको हम इम्पल्स कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो इम्पल्स है इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ज़्यादा फोर्स लग जाए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए तो ये इम्पल्स का मैथमेटिकल फार्मूला है। यही फार्मूला हमारे पास के बराबर है कि जो इम्पल्स है ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। ये भी आपके पास एक थ्योरम है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, कि जो इम्पल्स है ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। क्यों? क्योंकि फोर्स बराबर है डेल पी बाई डेल टी। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं तो एफ डेल टी इज इक्वल टू डेल पी। तो दिस इज द इम्पल्स, सो इम्पल्स मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इसका ये मतलब है इम्पल्स का जो यूनिट होगा ना वो हमारे पास वही होगा जो मोमेंटम का होगा और वो है न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड। अच्छा जी, इम्पल्स से एक एमसीक्यूज ये भी आता है कि जो इम्पल्स है इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। इसकी डायरेक्शन से सवाल पूछा जा सकता है कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो याद रखिए इम्पल्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा एलॉन्ग फोर्स होगी या एलॉन्ग एक्सेलरेशन होगी। ये बड़ा जरूरी एमसीक्यूज है कि इम्पल्स की डायरेक्शन हमेशा एलॉन्ग फोर्स होगी या एलॉन्ग एक्सेलरेशन होगी। इम्पल्स की डायरेक्शन एलॉन्ग मोमेंटम नहीं होगी, ना इम्पल्स की डायरेक्शन एलॉन्ग चेंज इन मोमेंटम होगी। इम्पल्स की अगर डायरेक्शन है तो वो एलॉन्ग फोर्स होगी या एलॉन्ग एक्सेलरेशन होगी।
और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि इम्पल्स जो है ना ये एक वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास। ठीक है जी, तो ये इम्पल्स से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ये एमसीक्यूज इससे आ सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ठीक है जी, और एक और बात याद रखें, इम्पल्स में यहाँ पे जो फोर्स लगता है वो एवरेज फोर्स लगती है। कौन सी फोर्स लगती है? एवरेज। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है कि इम्पल्स में हमेशा एवरेज फोर्स लगेगी। वो क्यों पता है आपको? वो इसलिए एवरेज फोर्स लगेगी, अगर मैं ग्राफिकल यहाँ पे ग्राफ बना लूँ, यहाँ पे टाइम ले लूँ, यहाँ पे फोर्स ले लूँ, तो फिर मेरा जो स्टार्ट में तो फोर्स जीरो है, टाइम जीरो है, जो ही आप फोर्स देते हो, ठीक है जी, तो शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स आपका बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है जी, और फिर क्या हो जाता है, फिर आपके पास एकदम जो है ना, तो ये फोर्स में इंक्रीज आता है, टाइम में फिर डिक्रीज आ जाता है, तो एक एवरेज फोर्स लगती है यहाँ पे, एफ एवरेज फोर्स लगती है इम्पल्स में। ऐसे फोर्सेस को हम इम्पल्सिव फोर्सेस भी कहते हैं। तो इम्पल्स में हमेशा एक एवरेज फोर्स लगेगी जिसको हम इम्पल्सिव फोर्सेस कहेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे? इम्पल्सिव फोर्सेस कहेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे? इम्पल्सिव फोर्सेस। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम आपको एनिमडिकेट के रिलेटेड एमसीक्यूज करवाएंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। थैंक यू, शुक्रिया।